नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, सलाह और मनोपचार। एक सवाल आपके लिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सब देते हैं किंतु कोई लेना नहीं चाहता? सोचिएगा। आगे बात करते हैं। हमारे समाज में सलाह का ख्याल पुराना और प्रसिद्ध है। पहले के ज़माने में महत्व के निर्णयों में हम बुजुर्गों या समझदार लोगों की सलाह लेते रहे हैं। ऐसी सलाह में समस्या के समाधान पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अर्थात जो समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई है उसका समाधान कैसे हो, उसके लिए हम दूसरों से सलाह लेते हैं। आज के समय में भी बहुत बार विद्यार्थी जो होते हैं वो पढ़ाई में, और बड़े लोग होते हैं तो वो सामाजिक प्रसंगों में दूसरे लोगों से सलाह लेते हैं। आज के समय में लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता भी बढ़ गई है, और इसीलिए सलाह के लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले और तालीम प्राप्त व्यवसायी लोगों की मदद लेना भी शुरू हो गया है। तो आइए सलाह का अर्थ और परिभाषा समझते हैं। सलाह के लिए अंग्रेजी भाषा में काउंसलिंग शब्द का प्रयोग होता है। सलाह शब्द का विविध अर्थ में अलग अलग रीति से प्रयोग किया जाता है। तो आइए मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से सलाह का अर्थ क्या होता है, तो उनकी कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। सलाह ये व्यक्ति के मनोभाव और व्यवहार परिवर्तन करने में उसको सहायक होने के उद्देश्य से उसके साथ के संपर्कों की श्रेणी है। ये परिभाषा कार्ल रोजर्स की है। कार्ल रोजर्स बताते हैं कि व्यक्ति के मनोभाव और व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए बार बार जो मुलाकात होती है, संपर्क होता है, उसे सलाह कहते हैं। एक और परिभाषा देखते हैं। सलाह ये व्यवसायी तालीम लिए हुए निपुण सलाहकार और व्यक्तिगत विषय में सहायता चाहने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध है। पोएट्रोफेसो हॉफमैन और स्प्लेटे की ये परिभाषा है। उनके मतानुसार एक तालीम प्राप्त व्यवसायी होता है और उसके सामने सहायता चाहने वाला एक व्यक्ति होता है। ये दोनों के बीच का संबंध है। तात्पर्य यह हुआ कि सलाह में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं और उनके बीच अंतरक्रिया होती है और विशिष्ट प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं। फिर से समझे तो, सलाह में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति परस्पर संपर्क में आते हैं और उनके बीच में परस्पर अंतरक्रिया होती है और दोनों के बीच विशिष्ट प्रकार का संबंध बनता है। इसे सलाह कहते हैं। ज्यादातर परिभाषाएं यह निर्देश करती हैं कि सलाह के प्रभाव से सलाहार्थी के व्यवहार में परिवर्तन या सुधार किया जाता है। मनोवैज्ञानिक लेविस के मत से सलाह की परिभाषा में 3 सामान्य तत्व देखने को मिलते हैं। पहला सलाहार्थी, दूसरा सलाहकार और तीसरा परस्पर अंतरक्रिया। यानी कि किसी भी प्रकार की सलाह में यह 3 सामान्य तत्व होते ही है। आइए तीनों तत्वों के बारे में शॉर्ट में बात करते हैं। पहले सलाहार्थी मनोवैज्ञानिक समस्याओं या विकास के प्रश्नों के साथ आने वाले और उसको हल करने के लिए सहायता चाहने वाले व्यक्ति को सलाहार्थी कहते हैं और उसे असील यानी कि क्लाइंट के नाम से भी पहचाना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित है या विकास के प्रश्नों से चिंतित है और उसका समाधान चाहता है, तो जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या से या प्रश्न से चिंतित है और वह उस समस्या का समाधान चाहता है, ऐसे व्यक्ति को सलाहार्थी कहते हैं। दूसरा है सलाहकार। तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं या विकास के प्रश्नों को
हल करने में अन्य का सहायक बन सकता है, ऐसी आवश्यक योग्यता जिसके पास है, ऐसे व्यवसायी या प्रशिक्षित व्यक्ति को सलाहकार के रूप में पहचाना जाता है, जिसके लिए काउंसलर शब्द का प्रयोग होता है। तात्पर्य यह हुआ कि किसी व्यक्ति की समस्या में उस समस्या का समाधान करने में जो सहायक हो सकता है और सहायक बनने के लिए जिसके पास योग्य व्यवसायी कौशल है, योग्यता है, ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति को सलाहकार कहा जाता है। सलाह का तीसरा और महत्वपूर्ण सामान्य तत्व है पारस्परिक अंतरक्रिया। इसका मतलब यह हुआ कि सलाहकार और सलाहार्थी के बीच होने वाली अंतरक्रिया, जिसकी वजह से सलाहार्थी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है, उसे पारस्परिक अंतरक्रिया कहते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में इंटरपर्सनल इंटरैक्शन शब्द प्रयोग होता है। यहाँ दोनों के बीच में संबंध महत्व का बन जाता है, क्योंकि दोनों के बीच अंतरक्रिया होती है। एक को सहायता चाहिए, अपनी समस्या का समाधान चाहिए, और दूसरा उसे सहायता करने की योग्यता लिए हुए हैं। इन दोनों के बीच में होने वाली जो अंतरक्रिया है, परस्पर अंतरक्रिया, इसे ही पारस्परिक अंतरक्रिया कहते हैं, जो सलाह का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। अगर सलाहकार और सलाहार्थी के बीच में सायुज्य स्थापित होता है तो सरलता से अंतरक्रिया होती है और समस्या का समाधान भी हो जाता है। सलाह व्यक्ति में रहने वाली सुषुप्त शक्ति का महत्तम विकास करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये हुई सलाह की बात। अब सलाह के सोपानों की बात करते हैं। स्टेप ऑफ काउंसलिंग। सलाह प्रक्रिया के कुछ निर्धारित सोपान हैं, जो 7 सोपान हैं। सलाह प्रत्येक सलाहार्थी के संदर्भ में बदलती, गतिशील और परिवर्तनशील प्रक्रिया है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं और इसीलिए सलाह भी बदलती रहती हैं, गतिशील होती है और परिवर्तनशील होती है। सलाह प्रक्रिया को समझने के लिए ब्रोमर और शोस्ट्रोम ने निम्नानुसार 7 सोपान दिए हैं। इन 7 सोपानों को अब समझते हैं। पहला सोपान है सलाहार्थी के आने का उद्देश्य जानना। दूसरा है सलाह संबंध को स्थापित करना। तीसरा संरचना और ध्येय तय करना। चौथा समस्याओं का स्पष्टीकरण करना। पांचवा समस्या और ध्येय के साथ काम करना। छठवां कार्य योजना की रचना करना। और सातवां परिणामों का मूल्यांकन और सलाह का अंत। आइए अब हम इन 7 सोपानों को क्रमशः समझते हैं। पहला सोपान सलाहार्थी के आने का उद्देश्य जानना। सलाहार्थी खुद की समस्या, व्यथा या पीड़ा का कारण जानने के लिए शक्तिमान बने, यही प्रथम सोपान का उद्देश्य है। तो जो व्यक्ति सलाह के लिए आया है वह किसी न किसी समस्या से पीड़ित है और उसका कारण उसे पता नहीं है। तो पहले सोपान का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति खुद समस्या की वजह को जाने कि किस वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है। तो पहला जो सोपान है वह सलाहार्थी के आने का उद्देश्य जानने का है। सलाहकार और सलाहार्थी दोनों समस्या की वजह को जानते हैं। दूसरा सोपान है सलाह संबंध को स्थापित करना। इस सोपान में सलाहार्थी और सलाहकार के बीच जुड़ने वाले विश्वास के संबंध पर पूरी सलाह प्रक्रिया का आधार है। तो जब सलाहार्थी सलाह लेने के लिए आता है तो वह विश्वास की अपेक्षा से आता है। अगर सलाहकार उसके दिल में विश्वास पैदा करता है और वह जो भी बात बताने वाला है वह 2 के बीच में ही रहेगी, तीसरे किसी को किसी भी प्रकार से बताई नहीं जाएगी। इस प्रकार का विश्वास का संबंध सलाहकार और सलाहार्थी के बीच में उत्पन्न होना चाहिए और यह विश्वास बनाने का कर्तव्य सलाहकार का है। इस सोपान की सफलता का आधार
सायुज्य प्रस्थापित करने की प्रबलता पर है। जितना सायुज्य होगा, जितना विश्वास होगा, उतना ही सरलता से सलाह की प्रक्रिया संभव हो सकेगी। सलाह का तीसरा सोपान है संरचना और ध्येय तय करना। इस सोपान में सलाहकार को सलाह की प्रक्रिया की स्पष्टता, मर्यादा और ध्येय का समावेश होता है। ऐसी संरचना सलाह मार्ग को दिशा प्रदान करती है। तात्पर्य यह कि सलाह की प्रक्रिया किस प्रकार से चलेगी, उसकी मर्यादाएं क्या है और सलाह का उद्देश्य क्या है, इन बातों को स्पष्ट किया जाता है। कैसी समस्या है और उस समस्या का हल कैसे किया जाएगा, उसका ध्येय स्पष्ट करना। जैसे कि किसी व्यक्ति को व्यवसाय पसंदगी करने की समस्या है, तो कौन सा व्यवसाय पसंद करे, कितनी सैलरी उसको चाहिए, कार्यकाल कितना रहेगा, इन सब के बारे में ध्येय स्पष्ट करना। तो सलाह प्रक्रिया का तीसरा सोपान है कि सलाह की संरचना और उसका ध्येय तय करना। चौथा सोपान है समस्याओं का स्पष्टीकरण करना। इस सोपान में सलाहार्थी को उसकी समस्या के संदर्भ में समझाया जाता है। यहाँ समस्या को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि सलाहार्थी जो आया है उसकी समस्या से उसे अवगत कराया जाता है और अच्छी तरह से ज्यादा स्पष्ट रूप से उसकी समस्या को उसके सामने रखा जाता है, समझाया जाता है। जैसे कि व्यवसाय की समस्या थी तो उसे समझाया जाता है कि उसे चाहिए वैसा व्यवसाय नहीं मिल सकता, और अगर ऐसा व्यवसाय चाहिए तो उसमें किस प्रकार की पात्रता की आवश्यकता है, या जो व्यवसाय मिल रहा है वह मिल सकता है किंतु उसमें जो आप चाहते हैं उतनी सैलरी नहीं मिल सकती। तो जो समस्या है उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। सलाह प्रक्रिया का पांचवा सोपान है समस्या और ध्येय के साथ काम करना। चौथे सोपान में समस्या का स्वरूप स्पष्ट किया जाता है। तो स्वरूप स्पष्ट करने के बाद उसके उद्देश्य में आवश्यक परिवर्तन करके आगे बढ़ने की उत्तम व्यूह रचना की जाती है। यही इस प्रक्रिया का महत्व का कार्य है। यानी कि समस्या स्पष्ट हो जाने के बाद उसका समाधान करने का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए कौन सी व्यूह रचना की जाएगी यह इसमें स्पष्ट किया जाता है। यानी कि समस्या समाधान का ध्येय स्पष्ट करना और ध्येय के साथ काम करना, आगे बढ़ना। छठा सोपान है कार्य योजना की रचना। सलाह प्रक्रिया का अंत लाने से पहले सलाहार्थी की देखरेख और मार्गदर्शन के साथ कुछ समय के लिए योजनाएं और नए व्यवहारों की आजमाइश करना आवश्यक होता है। यानी कि अब व्यक्ति को सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसलिए सलाहकार और सलाहार्थी के बीच का संबंध खत्म करने से पहले, यानी कि सलाह प्रक्रिया का अंत करने से पहले कुछ योजनाएं बनाई जाती है जिसके तहत सलाहार्थी के ऊपर देखरेख के साथ मार्गदर्शन दिया जाता है। यानी कि सलाहार्थी की जो समस्या थी उसके हल पर ध्यान रखना, नजर बनाए रखना और उसे मार्गदर्शन देना। अब्राहम मैस्लो के मत से ऐसे अनुभव स्वयं उपचारक मूल्य रखते हैं। सातवां और अंतिम सोपान है परिणामों का मूल्यांकन और सलाह का अंत। सलाहार्थी को जब सहायक की आवश्यकता हो तब तक सलाहकार साथ देता है, लेकिन सलाहार्थी अकेला आगे बढ़ने के लिए तब तैयार हो जाए तब सलाहकार अपनी भूमिका पूर्ण कर देता है। यानी कि सलाह के द्वारा जब सलाहार्थी खुद आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो जाता है और उसे सलाहकार के सहयोग की या उसकी सलाह की आवश्यकता नहीं होती, तब दोनों के बीच का जो संबंध है वह खत्म कर दिया जाता है। सलाहकार अपनी भूमिका को पूर्ण कर देता है और सलाहार्थी को अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ने के लिए मुक्त कर देता है। किंतु साथ ही सलाहकार सलाह के उद्देश्य की और प्रगति हुई कि नहीं, कितनी प्रगति हुई, उसका
मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन के आधार पर सलाह प्रक्रिया का अंत लाने का निर्णय करता है। अर्थात जब तक सलाहार्थी को सहाय की आवश्यकता है तब तक उसे सहायता देना, और जब वह सक्षम हो जाए तब सलाहार्थी और सलाहकार के बीच के संबंध का अंत कर देना। इस प्रकार सलाह प्रक्रिया के ये सातों सोपान आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ सलाह प्रक्रिया के सोपानों का यह मुद्दा पूर्ण होता है। आज हमने सलाह की परिभाषा की और सलाह के सोपानों की बात की। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।